स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। मैथ्स 2 का जो नया सिलेबस आया हुआ है 12th का, उसका हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.1। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो सीरीज़ में आ रहे हैं। हर एक लेक्चर में कंटिन्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिए जा रहे हैं। फिलहाल 4 चैप्टर हो चुके हैं, ये 5वां चैप्टर शुरू है। 2.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सब क्वेश्चन थे उसे एक लेक्चर में किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 यानी 2 से लेके 7 तक इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक इतने अभी क्वेश्चन 2.1 में सारे वर्डिंग वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 के आगे के क्वेश्चन। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है देखो, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको इस एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 तक ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले। वर्डिंग वाले क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन है, बट है बहुत आसान। इसमें आपका जो बेसिक कंसेप्ट आपने सीखा था 9th में, 10th, 11th में, ज्योमेट्री में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होने वाली है। जैसे कि देखो यहाँ पर सोल्यूशन हम कर दें। सोल्यूशन, अ स्फेरिकल सॉप बबल क्या है, एक साबुन का यानी सॉप का बबल है, बुलबुला है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल यानी स्फीयर जैसा, जैसे फुटबॉल होता है ना वैसा। ओके, इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। ओके, मतलब क्या है, समझो कि आपने बचपन में किया होगा ऐसे, इस तरह से साबुन के पानी में डुबा के हम ऐसे फूंक मारते हैं अगर किसी गोल चीज़ को, तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। सो वैसा ही कुछ है। और वो कैसे होता है, पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। इस तरह से आप मान सकते हो कि पहले समझो छोटा बबल था, फिर वो बड़ा हो गया बबल, और वो बड़ा ही होते जा रहा है। मतलब उसका जो रेडियस है, सपोज ये रेडियस है, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस इज इंक्रीजिंग। ओके, कोई भी स्फीयर बड़ा होता है मतलब उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। उसका जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.02। मतलब क्या, जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट दिया है क्या है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सब टेंजेंट और नॉर्मल के हम लोग इक्वेशन निकाल रहे थे। ठीक है, वहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करते थे कर्व का, वो स्लोप आ जाता था उस कर्व का किसी एक पॉइंट पर, टेंजेंट का स्लोप। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग रेट मेजर पढ़ने वाले हैं। ये आपको मैंने बेसिक में सिखाया था कि 2.1 में 2 कंसेप्ट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। और अब हम लोग रेट मेजर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ये जो स्फीयर है वो बड़ा होते जा रहा है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसका क्या दिया हुआ है वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया। नाउ एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, जो सरफेस एरिया इसका है, स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया होता है, ओके, बाहर का एरिया, वो किस रेट से इंक्रीज होगा वो हमको बताना है। व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ऑल्सो व्हाट इज गिवन, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। तो आपको 2 चीज़ें दी हुई है, एक dr/dt दिया हुआ है और एक r दिया हुआ है, लेकिन अब निकालना क्या है, एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सो आप लिखोगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देखो 10th स्टैंडर्ड में आपने लास्ट चैप्टर ज्योमेट्री में पढ़ा था, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। इसको s समझ लेते हैं, s इज 4πr²। अब क्या पूछा गया, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब चेंजिंग। देखो d/dt मतलब क्या होता है, d का मतलब चेंज, समझो s, ds मतलब चेंज इन सरफेस एरिया, d मतलब चेंज, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से सरफेस एरिया कितना चेंज हो रहा है, इसी को d/dt बोलते हैं। ओके, तो अभी हमको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें रेट चाहिए। जब भी रेट चाहिए होता है तो हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और यहाँ पर हम
टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो टाइम को छोड़ के सब कांस्टेंट होते हैं, लेकिन ये 4 और पाई तो कांस्टेंट है। आर क्या है? रेडियस। जो रेडियस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। देखो रेडियस है वो बड़ा होते जा रहा है, रेडियस इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट, और रेडियस क्या है? टाइम का फंक्शन है। ओके, सो इसलिए क्या होगा? आर स्क्वायर वेरिएबल है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कैसे लेते हो? 2x, सो आर स्क्वायर का 2r, बट विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हो ना, टी होना चाहिए था, टी के बदले आर था, तो आर का अगेन डेरिवेटिव, आर का अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। कैसे कर रहे हैं समझो, समझो इस तरह से होता है कि 2y, या तो समझो कि 2y है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 2, या तो समझो ऐसे है, समझो कि 4y³ और इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेने बोला। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जब ऐसे निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? 3 आ गया है, 4 3 ज़ा 12y², बट विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ x तो है नहीं, y है, y जो है x का फंक्शन है, सो y का अगेन डेरिवेटिव निकालते हैं dy/dx। याद आ रहा है ना? ओके, अगेन डेरिवेटिव वही ये है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t करना था, t तो था नहीं बट r था, r वेरिएबल था, 4 पाई कॉन्स्टेंट था, 4 पाई को ऐसे ही रख दिया, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ रहा है, लेकिन आर टी के बदले आ रहे तो आर का अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई। अब हमें क्या निकालना था? एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद दिस रेट ds/dt, 4 पाई इंटू 2 इंटू आर, आर वैल्यू इज वॉट? 5 इंटू dr/dt भी है यहाँ पर 0.02, सब वैल्यूज रख दो यहाँ पर, dr/dt की डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। क्या मिला आपको? देखो 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और 42 ज़ा 80, 0.80 और पाई। 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 2 80, 80 और 2 पॉइंट पे डेसिमल है इस तरह से, और पाई। सो आपको 0.8 के बाद 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, पाई मिल गया। दिस इज वॉज ds/dt। ds मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? देखो यहाँ सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो ये यूनिट लिखना भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, बस इतना ही करना था। इसके पहले वाले सब क्वेश्चंस में आपने देखा बहुत कुछ हम कर रहे थे टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन के लिए, बट ये जो वर्डिंग वाले क्वेश्चन इसको सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप समझ गए ना कंसेप्ट, तो सिर्फ उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जितने भी फार्मूला यूज़ होने वाले आपको बताऊंगा, वो जो फार्मूला है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे और वैल्यू रख दोगे तो मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग when radius of the balloon is 6 सेंटीमीटर। देखो ये 8th के जैसा ही है, ध्यान से देखो। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून, अब फिर से देखो स्फेरिकल शेप दिया ना, मतलब इस तरह से एक स्फीयर है, गोला है, फुटबॉल समझो, एक बलून है। ओके, बलून है ना, गुब्बारा, फुग्गा है एक। स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग, इसका सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया मतलब ये जो पूरा एरिया होता है ना, इसके सरफेस के ऊपर पूरा एरिया होता है, वो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, सो सरफेस एरिया ऐसे समझो, इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट बोला है मतलब dt, कभी भी याद रखो। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब ds, d मतलब चेंज, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग को d लिखना। कौन डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? सरफेस एरिया। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो रेट बोला है तो dt, लिखना सीखो। ओके, सो इस तरह से लिखना ds/dt। देन व्हाट इज द रेट गिवन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है पहली लाइन में। ओके, क्वेश्चन आप देखते रहो, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ क्वेश्चन। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग एट व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग रेट, देखो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट वॉट रेट। ओके, रेट मतलब dt आएगा नीचे, एट वॉट रेट, ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन था और आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो ds/dt दिया हुआ है, ओके, r दिया हुआ है और हम लोगों को dv/dt फाइंड करना है।
तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव, देखो एस की बात करते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी स्फीयर के लिए, अभी किया था पिछले क्वेश्चन में 4πr²। तो अगर हम लोग ds बाई डी टी निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट करोगे, सो 4πr² का क्या हो जाएगा 2r dr बाई डी टी। देखो यहाँ पर जो ds बाई डी टी है इसकी वैल्यू दी है 2, तो इसकी जगह पर आप 2 लिख दो, ये हो गया 4π इंटू 2r और dr बाई डी टी। ठीक है, अब देखो जब भी r है ना, r की जगह पर आप 6 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन dr बाई डी टी में जो r है वो dr है, वो 6 नहीं है, याद रखना कभी। अब ये देखो, ये dr बाई डी टी की वैल्यू अगर निकालनी है तो 4π 2r जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि 2/4π 2r इस तरह से, और यहाँ क्या मिल गया dr बाई डी टी। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो फाइनली ये जो dr बाई डी टी है वो क्या आ गया, देखो यहाँ से dr बाई डी टी इज इक्वल टू, ऊपर 1 है 1/4πr, तो ये अभी हमको क्या मिला dr बाई डी टी। आर की वैल्यू कितनी है 6, रख सकते हो, लेकिन रुको आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब इसमें करना क्या है, देखो कि एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब जो एट वॉट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब ये जो वॉल्यूम है इसके लिए, तो वी हैव वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून दिया हुआ है ना, स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, देखो 4/3πr³ ये होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्यों, क्योंकि हमें रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो वी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखो, पाई कॉन्स्टेंट है, r³ का क्या आ जाएगा 3r²। अब देखो ये t होना चाहिए था ना विथ रिस्पेक्ट टू t, बट यहाँ r है, तो r का अगेन डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर ये जो 3 है ये 3 से 3 कैंसिल, ओके, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना 4πr², और dr बाई डी टी यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 समझो, dr बाई डी टी क्या है 1/4πr, 1/4πr, इसको रिप्लेस कर दो, कहाँ से आया वो भी लिखो, फ्रॉम 1, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 4π से 4π कैंसिल, और एक r बच गया, एक r से r कैंसिल, सो फाइनली क्या आ गया, देखो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ओनली r बचा, r इंटू 1 r, dv बाई डी टी इज इक्वल टू r, देखो यहाँ पर क्या दिया था 6, सो 6 आ गया। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होगा, देखो ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब होता है अपॉन टाइम का सेकेंड, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर dv बाई डी टी ये आ चुका है, इस तरह से करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला, ये ट्राइंगल के बेसिस पर है। क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइंगल में इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है वो ध्यान दो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड सेम होते हैं और तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं। सो इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जो साइड है ये बड़ा हो रहा है, ये जो साइड है इसकी लेंथ और बढ़ते जा रही है, तीनों की साइड। तो मान लो कि इसकी साइड x है तो तीनों सेम होगा, यहाँ पर लिया, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने। द ईच साइड इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ √2, ये जो साइड है यानी x है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज विद द रेट, रेट मतलब dt, dx बाई डी टी क्या दिया हुआ है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है कि जो साइड है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो साइड का लेंथ क्या था x, चेंज इन साइज, इंक्रीजिंग इन साइज dx, विद रेट बोला तो dt। अभी आगे और क्या दिया, देखो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, यानी जब साइड 3 सेंटीमीटर होगा तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट मतलब dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कितना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। इस तरह से
यहाँ पर डी ए बाई डी टी फाइंड करना है, एक्स दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी टी भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, जैसे एरिया फाइंड करना है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, इस तरह से आप लिखते हो, एरिया क्या होता है देखो, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड यानी एक्स स्क्वायर। कैसे आ गया, तो देखो जो ट्राइंगल्स होते हैं अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। जनरल जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा एक हेरो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √S S - A S - B S - C। अगर साइन थीटा या थीटा पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ½ R² साइन थीटा होता है। मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है इसको हिंदी में समबाहु या समभुज मराठी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसा जब भी ट्राइंगल होता है तो उसका ये फॉर्मूला है, याद रखना। अब क्या होगा, ये दिया हुआ है डी ए, अरे एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, डी ए बाई डी टी। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है। सो आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो डी ए बाई डी टी। ओके, इंक्रीज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा देखो, √3/4। ये कांस्टेंट है तो ऐसे जो कांस्टेंट होगा उसको ऐसे ही रखो। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन वो अकेले होगा तो ये x² नहीं होता, सिर्फ √3/4 होता तो 0, लेकिन ये x² के साथ अटैच है। और x² वेरिएबल है, x वेरिएबल क्यों है, क्योंकि x क्या है, साइड है, और साइड तो चेंज हो रही है, साइड इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल। ओके, x विथ रिस्पेक्ट टू t हमको पता है, इसलिए अब x² का डेरिवेटिव 2x, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू t किया था, t होना चाहिए था, बट यहाँ तो x है, तो x का अगेन डेरिवेटिव dx बाई डी टी। अब क्या होगा देखो, ये 2 से ये कैंसिल। ओके, अब वैल्यूज रख दो, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू एक्स, एक्स कितना था देखो यहाँ पर 3, इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना देखो, डी एक्स बाई डी टी √2, सो यह है √2। ओके, अब आगे और अगर करेंगे तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2, 3/2 √3 और √2 मिलके √6। ओके, और ये एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका आंसर, डी ए बाई डी टी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एक बात आपको याद रखनी है, फाइनल आंसर को बॉक्स करो, दूसरा यूनिट देना बहुत जरूरी है। अभी जो हम लोग 8, 9, 10 3 क्वेश्चन किए, आगे जितने भी करेंगे यहाँ पर यूनिट भी कैसे देखो, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, यहाँ मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर कर दे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में टाइम है, dt मतलब टाइम, इसलिए पर सेकेंड। ओके, इस तरह से देना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही छोटे छोटे सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे उसका प्रिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन का। आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठो जब भी मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में। टेक्स्ट बुक नहीं है तो PDF में देखो। ओके, चलो वो भी नहीं है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बताते समय दे रहा हूँ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो। अगला देखते हैं 11th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 11th वाला, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 cm³ पर सेकेंड। यानी अगेन एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर यानी इस तरह से एक गोला दिया हुआ है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज, देखो ध्यान से, आप सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेज, क्या दिया है वो सब डेटा लिख देंगे पहले। ओके, विथ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 cm³ पर सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम है इसलिए। और क्या दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है व्हेन इट्स रेडियस इज 5, जो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। सो डी ए बाई डी टी कितना, देखो अभी हमने जो 8, 9 क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता ही है। डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी निकालना। ओके, एक थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है। जैसे ये स्फीयर है ना, उसके अंदर कितनी जगह है उसको वॉल्यूम बोलते हैं, और सरफेस एरिया क्या होता है, इसके ऊपर का जो ये एरिया है ना उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये डी ए बाई डी टी निकालने के पहले जैसे वॉल्यूम है, सो आप यहाँ पर लिखोगे वी हैव, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर में, 4/3 πr³। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 में भी यूज़ किया था। ओके, तो कैसे होगा देखो, v इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा, v का डेरिवेटिव dv बाई dt। अब आप बोलोगे फाइंड करना a है तो वॉल्यूम को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है ना, इसलिए। ओके, 4/3 पाई कांस्टेंट है,
आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² और आर का अगेन डेरिवेटिव dr/dt। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है। बहुत से बच्चे ये ऑप्शन में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको टफ लगता है, वर्डिंग वाला है ना, थियरी है। अरे ये बहुत ईजी है। उल्टा जो टेंजेंट और नॉर्मल कर रहे थे ना, वो थोड़ा लेंथी था, ये तो बहुत आसानी से थोड़े से ही इसमें हो जा रहा है। चलो इसको देखो, ये 3 से 3 कट गया। सो अभी यहाँ पर dv/dt कितना दिया था 20, दिस इज 20 इज इक्वल टू 4 पाई और ये r² रखो ऐसे ही और dr/dt। यहाँ पर r की वैल्यू रख दोगे तो भी चलेगा। r कितना है 5, तो चलो r की वैल्यू रख देते हैं और इजी हो जाए। 5², r की वैल्यू 5 है, r² को हमने क्या किया 5²। अब ये 20 है, 20/4 पाई और 5² यहाँ पर आया 4 पाई और 5²। 5² को डायरेक्ट मैं 25 कर देता हूँ। ओके, 5² 25, ये तीनों यहाँ पर आके डिवाइड हुआ। सो क्या हो गया dr/dt। अब देखो 4 5 5 5 4 5 20, 5 5 25, यहाँ 1 आया। सो dr/dt इज वॉट 1/5 और पाई 1/5 पाई। तो ये आपको मिल गया dr/dt। अब देखो फाइंड करना है dA/dt। तो ये जो स्फीयर है इसका अगर हम लोग एरिया लेते हैं, वी हैव सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया क्या होगा इसका 4 पाई r²। ये हम लोग अभी देखो 8 9th क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर रहे थे। तो dA/dt करोगे तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वर्डिंग वाले सब। डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये 4 पाई है, कांस्टेंट r² का डेरिवेटिव 2r, लेकिन r है इसलिए dr/dt भी वापस लिखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 पाई 2 इंटू r देखो दिया था 5 और dr/dt यहाँ फाइंड किया 1/5 पाई 1/5 पाई। देखो ये 5 था और 1/5, 5 से 5 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया आपको फाइनली यहाँ मिला dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। 4 2 ज़ा 8, सो 8। अच्छा एक मिनट, हाँ इसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। यूनिट क्या है देखो इसका, देखो ये एरिया देखो ये सेंटीमीटर दिया है, सो एरिया के लिए सेंटीमीटर² अपॉन टाइम के लिए सेकेंड। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 11। एक बेसिक बात आपको बता देता हूँ, देखो अगर कोई साइड है, लेंथ है, अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो उसका एरिया कभी भी ना सेंटीमीटर² करना चाहिए और वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और अगर ये मीटर दिया है मीटर, तो ये मीटर² हो जाएगा और ये मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब, एरिया मीटर²। ये छोटी सी बात है जो याद रखना है। यूनिट रॉन्ग हुआ तो आपका हाफ मार्क्स कट सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कितना आसान था, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये सब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेमी पर सेकेंड। मतलब क्या, क्यूब क्या होता है, देखो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है क्यूब। आपने 10th में ये सब स्ट्रक्चर सीखे हुए, लास्ट चैप्टर ज्योमेट्री का था। सो दिस इज अ क्यूब। अभी एज मतलब क्या है, जैसे ये साइड होता है, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ये साइड है। मतलब एज मतलब एक साइड है क्यूब का। ये जो क्यूब है इसका जो एज है, ओके, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलो मान लो कि इसका जो एज है x है। लेट द एज ऑफ क्यूब बी x। ओके, इसका एक साइड जो है, जैसे कि आप जानते हो क्यूब के अंदर क्या होता है, सारे के सारे साइड सेम होते हैं, x सबकी लेंथ सेम होती है ना। इस तरह से सब साइड्स की लेंथ सेम होती है। सो मान लिया कि इसका जो एक एज है x है, दिया हुआ है कि एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0. एज यानी ये जो x है ये खुद डिक्रीज हो रहा है, चेंज। डी मतलब चेंज होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों को चेंज बोलते हैं, बदलना। तो डी एक्स, अगर डिक्रीज हो रहा है तो भी डी एक्स, इंक्रीज हो रहा है तो भी डी एक्स। अब क्या बोला है, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट बोल दिया ना, तो अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। dx/dt इज वॉट 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। एंड फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट। एंड बोला गया है कि व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। जब ये एज है यानी x है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको डेटा निकाल लेना चाहिए जो जो दिया हुआ है।
यहाँ पर ये सोल्यूशन है, डेटा है, डेटा में आप देखोगे dx बाई डी टी दिया हुआ है और x दिया हुआ है और हम लोग को dv बाई डी टी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब, इसका वॉल्यूम एल क्यूब होता है, ठीक है। सो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इज इक्वल टू एल क्यूब का क्या हो जाएगा 3। अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम एल क्यूब होता है, एल क्यूब होता है, लेकिन हमारा एल लेंथ हमने क्या लिया x, तो इसको हम क्या कर देंगे एक्स क्यूब। जनरली एल क्यूब होता है, एल मतलब लेंथ ऑफ साइड और लेंथ को हमने x कंसीडर किया है तो एक्स क्यूब। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x और 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वायर आ गया। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टी था तो यहाँ तो टी है नहीं, तो x है तो x का अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना। अब देखो आगे क्या आएगा, dv बाई डी टी फाइंड करना है। ओके dv बाई डी टी, इसको ऐसे ही रखो, अपने आप आ जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x की वैल्यू दी हुई है 2, सो 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये देखो ये दिया था dx बाई डी टी 0.6। ओके ये सब मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और कुछ है नहीं, चलो 3 2 स्क्वायर 4 इंटू 0.6, तो कैसे आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 इंटू 0.6, 12 6 ज़ा 7.2, 1 डिजिट पे पॉइंट है। सो ये dv बाई डी टी आया। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था वॉल्यूम है, वॉल्यूम है और यहाँ यूनिट क्या सेंटीमीटर दिख रहा है, तो सेंटीमीटर, और वॉल्यूम होगा तो क्यूब, एरिया होगा तो स्क्वायर, अपॉन टाइम है तो अपॉन सेकेंड। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखो कितना आसान है, सिर्फ इतने में ही हो गया। ओके यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन। अब 13 और 14 ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, रिलेटेड है। अच्छा ये जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले 12 वाला क्वेश्चन 13 14 ये लास्ट ईयर तक सिलेबस में नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के सिलेबस में थे, चैप्टर तो वही है एप्लीकेशन ऑडिट, बहुत सारे क्वेश्चन नए ऐड हुए और इंटरेस्टिंग ऐड हुए। अब ये 13 अगर आपको समझ में आ गया तो 14 भी आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखना। थोड़ा सा अलग है, मैं भी जब इसको सॉल्व कर रहा था थोड़ा सा मुझे लगा ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन बाद में जब ज्योमेट्री यूज़ किया तो काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है तो चलो 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स, ध्यान से देखो क्वेश्चन, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 meters हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे इसका। ओके अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, एक लैम्प पोस्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक लैम्प पोस्ट है समझो, और ये यहाँ से समझो एक मैन है, कोई एक आदमी है, इस तरह से समझो ये एक मैन है, ये यहाँ से। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो 13 अ मैन ऑफ हाइट 2 meter, सपोज ये जो ये है ना ए बी, एक मैन है, इसकी हाइट है 2 meter। ओके अ मैन ऑफ हाइट 2 meter वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 meter हाइट। समझो ये लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट मतलब जैसे रोड पे जैसे लाइट का खंभा होता है ना, वो एक 6 meter हाइट लैम्प पोस्ट है। सपोज इसकी हाइट क्या है सी डी, इसका नाम सी डी है समझो। अब क्या दिया है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। अब होगा क्या, देखो ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ पर लाइट है, ये मैन है, लाइट यहाँ से आएगी तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो है ये शैडो है, दिस इज शैडो। उस ये जो आदमी है उसकी शैडो यहाँ बनेगी, लाइट यहाँ से आ रही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टिप ऑफ शैडो है, ये शैडो का टिप है, इसको नाम देते समझो ई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये पूरा शैडो, इस आदमी की जो परछाई है वो ये रही। ठीक है अब क्या दिया और क्या दिया था, मैन ऑफ हाइट 2 meter वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। यानी ये जो लैम्प पोस्ट है यहाँ से दूर जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से यहाँ से दूर जा रहा है। ये जो आदमी है, ये जो बी है, वो सी से दूर जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके ये दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। ये जो शैडो है इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेट निकालो। तो चलो क्या करते हैं, ये जो है ना इसको हम x मान लेते
और इसको y मान लेते हैं, जो डिस्टेंस है x और y, ठीक है, कि जो लैम्प पोस्ट है वहाँ से जो आदमी कितना दूर गया है वो x डिस्टेंस है, और उस आदमी की जो शैडो है उसकी लेंथ y, ऐसा हमने मान लिया। अब ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन जब लिखोगे तो आपको क्या करना चाहिए, सब लिखना चाहिए कि ए बी क्या है, बी सी क्या है। अब लिखोगे लेट सेग ए बी इज हाइट ऑफ मैन, मैन की हाइट है, एंड सेक सी डी इज लैम्प पोस्ट। इस तरह से हमने लिख दिया। ओके, अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर लाइट के शैडो से ऐसे जब भी कोई दो ट्रायंगल बनते हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ए बी ई और डी सी ई, वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले और गिवन डेटा क्या है, देखो ये जो एक्स लेंथ है वो चेंज हो रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ टाइम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, ये जो शैडो है वो कितना चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालना है, वो कितना है, ठीक है, इस तरह से। अब कैसे निकालेंगे, इसके पहले देखो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम होता था, उससे हम करते थे। बट यहाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो हम किसको डेरिवेटिव किसका लें, डिफ्रेंशिएट किसको करें, तो वो देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना के लाएंगे। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। आप यहाँ पर क्या करोगे, इन फिगर, ओके, ट्रायंगल, ये देखो ऐसे लेंगे, ए बी ई, ए बी ई इज सिमिलर ट्रायंगल। ये जो ए बी ई है वो डी सी ई को सिमिलर है, याद रखो, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू डी सी ई, ऐसे आ गया। 10th में आपने किया था, फर्स्ट चैप्टर में क्या था, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी। क्यों ये सब कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला क्रिएट करने के। वैल्यू है क्या, देखो ए बी की, ए बी का वैल्यू है ए बी 2 मीटर अपॉन डी सी 6, बी ई वाई, सी ई कैसे आएगा, सी ई एक्स प्लस वाई, इस तरह से। और ए डी, ए और डी की वैल्यू वगैरह नहीं है तो इसको राउंड कर दो, याद आ रहा है 10th का। अब देखो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, एक्स इज इक्वल टू वाई वहाँ गया तो 3y माइनस 1y, एक्स इज इक्वल टू 2y। बस हो गया आपका सोल्यूशन। अब आप बोल रहे हैं कैसे हो गया, बस इतना, ये रिलेशन आ गया ना, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा। देखो dx बाई डी पता था और हम लोगों को dy बाई डी निकालना था, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन में देखो, यानी dx बाई डी क्या था कि जो ये मैन है इस लैम्प पोस्ट से जितना दूर जा रहा है तो वो कितने टाइम में कितना दूर जा रहा है, तो 6 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है। तो ये dx बाई डी दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस, और हम लोग को पता ना इसका शैडो का लेंथ जो चेंज हो रहा है, यानी जो वाई लेंथ है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वाई बाई डी। तो ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये जो दिया है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी टी निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, इसलिए डी वाई बाई डी टी के लिए टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज करते हैं। तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी। चलो ठीक है, वैल्यू देखो, डी एक्स बाई डी टी पता है 6, सो डी एक्स बाई डी टी की जगह 6 रख दो, 2 डी वाई बाई डी टी अगले स्टेप में। अब ये 2 इंटू यहाँ है तो 6/2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी क्या आ गया, ये 2 से 6 को कैंसिल किया तो 3/1 यानी 3 आ गया। और ये रहा आपका फाइनल आंसर डी वाई बाई डी टी। लेकिन अभी यूनिट नहीं लिखा मैंने, डी वाई क्या है, वाई एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में दिया है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर दिया है। सो डी वाई डिस्टेंस है, दैट इज़ किलोमीटर, अपॉन टाइम को क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम सेकेंड है क्या, आर है, आर, तो हम जो दिया हुआ यूनिट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना चाहिए। तो आपको डी वाई बाई डी टी यहाँ मिल चुका है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही टफ लगेगा अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझा तो। ठीक है, सीधा सा एक ट्रायंगल बनाओ इस तरह से, ये लैम्प पोस्ट है, ये मैन है, दोनों की हाइट है, ये लैम्प पोस्ट से मैन जितना दूर जा रहा है वो एक्स डिस्टेंस है,
और इस मैन का जो शैडो है उसकी डिस्टेंस y है। इसका डेरिवेटिव दिया था dx बाई dt 6 क्वेश्चन में दिया था, हम लोग को इसका y का जो रेट ऑफ चेंज निकालना था। ओके, मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा ट्रायंगल लिया, एक बड़ा ट्रायंगल लिया और दोनों को सिमिलर बताया, क्योंकि ये ज्योमेट्री में हमने 10th में सीखा। यहाँ पर हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिमिलर क्यों है। ओके, अगर आपको प्रूफ भी जानना है तो देखो सिमिलर क्यों है, ये कॉमन एंगल है छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में। ओके, और ये जो एंगल मेड बाय लाइट रे ये दोनों सेम होता है, तो बाय ए टेस्ट ये सिमिलर है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, बाय ए टेस्ट। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखे तो भी चलेगा। उसके बाद ये 10th में करते थे। ओके, फिर इसके बाद जो जो वैल्यूज़ पता है उससे हमने एक्स और वाई का मेन रिलेशन निकाला और उसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx बाई डी और dy बाई dt दोनों वैल्यूज़ मिली। dx बाई dt की जगह 6 रखा, dy बाई dt अपने आप आ गया। तो ये जो 13 क्वेश्चन है, इसी के जैसा 14th क्वेश्चन भी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम वगैरह वही रखा है 13 का। ओके, मैं उसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज अभी मैंने 13 में किया था और 13 14 दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एक मैन है, इसका हाइट 1.5 मीटर है। ओके, वॉक्स टुवर्ड्स अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर, ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट दी है 4.5 मीटर। देन एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड, मतलब अ मैन ऑफ हाइट वॉक टूवर्ड्स लैम्प। अब जो ये मैन है ये नज़दीक आ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये मैन जो इस लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा था, अब इससे नज़दीक आ रहा है। तो ये जो एक्स है वो चेंज हो रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड। अब जो dx बाई dt दिया हुआ है, ये दिया है 3/4 मीटर पर सेकेंड, मीटर में दिया हुआ है। ओके, फाइंड द रेट एट विच, अब दो निकालना है। फर्स्ट फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग। शैडो क्या है, देखो ये शैडो y, यानी इसका जो शैडो है dy बाई dt वो चेंज हो रहा है, वो निकालो, उसका रेट क्या है। दूसरा है द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। देखो अब यहाँ ये जो मैन है इसका शैडो ये, टिप ऑफ द शैडो ये है, ये जो ई मूव हो रहा है उसका क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, डी बाई डी टी रेट ऑफ ये टिप। देखो अब ये मैन अगर यहाँ पर और नज़दीक आएगा तो ये जो ई है वो और नज़दीक आएगा, ये आदमी यहाँ आएगा तो इसकी शेडो जो यहाँ बन रही थी, आदमी जब यहाँ आ गया तब उसकी शेडो यहाँ बनेगी, और नज़दीक आ गया उसकी शेडो यहाँ बनेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये कितना चेंज हो रहा है देखना है। अब ये कितना है देखो, सी मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई। ओके, यानी ये पूरा डिस्टेंस एक्स और वाई, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से चेंज होते जाएगा। ओके, जब ये आदमी नज़दीक आएगा तो ये क्या था कि ये जो शैडो है इसका जो टिप मूव हो रहा है उसका था, ये दो निकालना है। तो अब वापस से क्या करेंगे, ये फिगर लेंगे, इसमें बताएंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बाय ए टेस्ट आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद ये सब कर दिया। अब वैल्यूज़ देखो क्या है, वैल्यू थोड़ा चेंज हो रहा है ना। ए बी अपॉन डी सी, ए बी कितना है 1.5, डी सी क्या है 4.5, सो ए बी 1.5 डी सी 4.5 इज इक्वल टू बी कितना है देखो y अपॉन सी ई एक्स प्लस वाई। ओके, इस तरह से। अब क्या होगा देखो, इससे 1.5 से 4.5 को कैंसिल करोगे तो 3 टाइम आएगा, या तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15/45, 15 3 सा 45 ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज एक्स प्लस वाई। ये y यहाँ आया तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू एक्स। सो हमें एक रिलेशन लाना होता है हर बार, तो ये एक रिलेशन आ चुका है। ओके, ये दिया था dx बाई डी टी, इस तरह से लाना क्या था वो देखो, यहाँ पर dy बाई डी टी लाना था और ये जो टिप ऑफ द शैडो मूव हो रहा है वो लाना था। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। देखो यहाँ पर करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये कर दिया। सो टू वाई, अरे विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, एक्स नहीं है, हमेशा एक्स की आदत हो चुकी है। विथ रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, देखो डी टी चाहिए अपन में। सो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी, एक्स डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। अब क्या हो जाएगा देखो, इसको और सॉल्व किया तो 2 डी वाई बाई डी टी पता है क्या, नहीं, डी एक्स बाई डी टी 3/4 है। सो इसको ऐसे रखो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी
ये 2 यहाँ गया तो डिवाइड हो गया। अगले स्टेप में dy/dt इज इक्वल टू dx/dt कितना दिया था 3/4 इंटू 1/2। सो वी गॉट dy/dt इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8। अच्छा ये क्या है मीटर पर सेकेंड है तो ये भी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको क्या मिल गया फर्स्ट मिल गया dy/dt, यानी ये जो शैडो था शैडो में जो चेंज हो रहा है चेंज इन शैडो या डिक्रीज इन लेंथ ऑफ शैडो वो आ गया। अब दूसरा क्या पूछा था डेरिवेटिव ऑफ जो ये टिप है शैडो का ये मूव हो रहा है तो उसके लिए मैंने पहले बताया x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ x dy/dt ऑफ x प्लस वाई। तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dx/dt ऑलरेडी हमको पता है कितना था 3/4 प्लस dy/dt 3/8। कैसे सॉल्व किया जाए एलसीएम से, दोनों का एलसीएम 4 के टेबल में 8 आता है तो 8 कर दिया। 4 का टेबल कितने बार पढ़ोगे 8 आएगा 4 2 ज़ा 8। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 8 1 ज़ा 8 है इसलिए इसको ऐसे रखा। तो क्या आ गया 9/8 और ये क्या आया d/dt ऑफ x प्लस वाई। सो आपको जो निकालना था वो यहाँ फाइनली आपको मिल चुका है। इसको बॉक्स करता हूँ मैं इससे ओके। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो 3/4 ये 8 है ना तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6/8 आएगा। दोनों बेस सेम हो गए 8 8 और ये 6 + 3 9। जैसे आपको आता है वैसे करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अभी एक चीज़ रह गया है लिखना। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि देखो क्वेश्चन में जो बोला गया था वो फाइनल आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हिज रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग तो ये आया ना। सो द रेट ऑफ शॉर्टनिंग his shadow is 3/8 मीटर पर सेकेंड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फाइनल आंसर नहीं लिखे तो हाफ मार्क कट सकता है ओके क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है तो उसमें आप जब आंसर लिख के आते हो पेपर जब चेक होता है तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मार्क्स दिए होते हैं मॉडल आंसर पेपर में ओके। तो ये फाइनल आंसर के आगे हाफ मार्क लिखा होता है। अगर स्टूडेंट ने ये नहीं लिखा है तो उसको हाफ मार्क कम दिया जाता है। फाइनल आंसर थियरी क्वेश्चन में हर जगह लिखना हो सकता है पिछले जितने क्वेश्चंस किए मैंने नहीं लिखा हो आप लिखना ठीक है। और ये क्या था ये क्या था सेकंड देखो द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग द रेट ऑफ टिप ऑफ शैडो द रेट ऑफ टिप ऑफ शैडो द रेट ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग the rate of moving था ओके the rate of moving of tip of shadow is what 9/8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ भी देखो मीटर पर सेकेंड लिखना रह गया था मीटर पर सेकेंड इसको भूलना नहीं है क्योंकि हमेशा लिखना है। अगर भूल जाओगे तो फिर मार्क्स कट सकता है ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पार्टीशन डाल देता हूँ आपको समझना चाहिए इसलिए। कैसे किया मैंने देखो यहाँ से गए हम ये गए उसके बाद ये है ठीक है। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 14 ट्रायंगल और ज्योमेट्री के यूज से हम कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो नहीं समझा तो रिपीट करके देख लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 15 ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। कभी भी याद रखो कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप चाहते हो मुझे अच्छे से आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए वो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन है क्या अब हम क्या कर रहे हैं हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिगर बना रहे हैं देन सॉल्व करना ओके। विदाउट फिगर डोंट ट्राई। अ लैडर यानी सीढ़ी 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल यानी कि एक वर्टिकल वॉल है इस तरह से सीधी खड़ी दीवार है और ये ज़मीन है और एक लैडर है सीढ़ी है ओके। सपोज दिस A to B इज़ अ लैडर एंड C जो है ये वर्टिकल वॉल है AC 10 मीटर लॉन्ग। ये जो लैडर है दैट इज 10 मीटर लॉन्ग। इफ़ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल अगर इस बॉटम को दूर खींच लिया जाए ये जो सीढ़ी है इसके बॉटम को यहाँ दूर खींच लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये लैडर थोड़ा नीचे आ जाएगा इस तरह से ओके। देन
At the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. यानी ये जो बॉटम है, ये बॉटम इस वॉल से अगर 6 मीटर दूर है तो एट दैट टाइम ये जो सीढ़ी को आप पीछे खींचोगे तो यहाँ ऊपर से नीचे कितने स्पीड में आएगा वो हमको देखना है. तो कैसे किया जाए, देखो यहाँ पर मान लो कि ये जो लैडर है ये इस वॉल से x डिस्टेंस पर है और ये जो वर्टिकल वॉल है उसका जो हाइट है वो y है. तो आप लिखते हो लेट वर्टिकल हाइट ऑफ वॉल बी y एंड डिस्टेंस ऑफ बॉटम. बहुत ही इजी है, इतना लिखना चाहिए आपको. डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल बी एक्स. ये थोड़ा बहुत आपको इसमें थियोरेटिकल पार्ट लिखना चाहिए बिकॉज ए बी सी क्या है वो सब दिखाना पड़ेगा. ओके, एंड यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि पहले लिखना था, यहाँ पर लिखना चाहिए था सेग ए बी द लैडर लेट करके. ओके, एंड सेग ए सी बी द वर्टिकल वॉल. ये पहले लिख देना, ठीक है. वर्टिकल वॉल, ये दोनों लाइन जो है आपको पहले लिख देना है. अब ये मतलब जो भी आप डायग्राम बना रहे हो ये दिखाना भी है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. अब क्या दिया है देखो, यहाँ पर x और y का क्या आपको रिलेशन मिल सकता है? यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बट व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? सी, व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल. ये जो बॉटम है इसको दीवार से दूर खींचेंगे तो एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो ये x है इसको चेंज करना है. ये x इतना है, जब दूर खींचेंगे इसको तो ये x चेंज हो जाएगा. सो डेरिवेटिव ऑफ x, इस x का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एंड व्हाट इज दैट मच? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, ठीक है. और क्या दिया? फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे. जब ये बॉटम है यहाँ वॉल से 6 मीटर अवे, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 6 मीटर, जब ये x 6 मीटर दूर है तो बताना है कि ये जो y है, ये जो y डिस्टेंस है वो यहाँ से चेंज होगा तो कितना चेंज होगा. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? व्हेन द फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन. ये जो लैडर का टॉप है वो नीचे आ रहा है, मतलब ये डिक्रीज इन y निकालना है. ये जो y है इसमें कितना चेंज हो रहा है, तो y पहले इतना है, जब लैडर को पीछे खींचोगे तो लैडर नीचे आएगा तो ये जो y है ये चेंज होगा बट डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा. तो हम लोगों को dy/dt निकालना है. तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देख लो. देखो आप ऐसे देखने में लग रहा है कि अरे बाप रे ये कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन जरा भी डरो मत, बहुत आसान है. कैसे? देखो, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम. क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम से? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100. ये एक रिलेशन आ गया x और y का. हमको dx/dt दिया, dy/dt निकालना. इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर 2x आ गया इंटू dx/dt. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, हमको t करना है. y स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2y dy/dt और ये 100 का डेरिवेटिव 0. नाउ 2x, देखो 2 से डिवाइड अगर सबको करते हो 2 से, सो ये आ जाएगा x dx/dt प्लस y dy/dt. सब 2 से मैंने डिवाइड कर दिया. इन द नेक्स्ट स्टेप देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6 मीटर. व्हेन x इज 6 मीटर, dx/dt क्या एट दैट टाइम? 1.2 प्लस y इंटू dy/dt. अब देखो यहाँ पर y निकालना, y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0. अब देखो y कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो? अगर समझो x यहाँ पर 6 है, इफ़ x इज 6, अगर x 6 है, ध्यान से देखना यहाँ से, ये जो इक्वेशन है ना 1 से, यहाँ से फाइंड करो. फ्रॉम 1 इफ़ x इज 6 तो ये क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 6 स्क्वायर यहाँ है तो 36. ये क्या हो गया? 64 हो गया. 100 माइनस वाई स्क्वायर और वाई क्या आ गया? प्लस 8 आ गया. ओके, -8 भी हो सकता है बट वाई क्या लेंथ है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना. वाई इज 8. सो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या लोगे? 8. ओके, इसके बाद ये कहाँ से? इसको नंबर दे दो 2 और यहाँ पर क्या करो? ये वाई था ना, ऐसे वाई,
सो y की जगह पर आप क्या कर दोगे 8 लिख दोगे और यहाँ क्या लिखोगे फ्रॉम 2। ओके, सो अब ये क्या हो गया देखो 6 इंटू 1.2 यानी 6 2 ज़ा 12 1 6 7.2 हो गया प्लस 8 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सो 8 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 7.2 उस तरफ गया तो माइनस 7.2, देन डी वाई बाई डी टी इज वॉट माइनस 7.2 अपॉन 8। इसके बाद देखो क्या करेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ये माइनस है ओके 8 से इसको कैंसिल करोगे तो 0.9 आएगा। अब आप देख रहे हो डी वाई बाई डी टी आ चुका है 0.9, निगेटिव आंसर आया है 0.9। अच्छा y क्या था, y वॉज अ डिस्टेंस और यहाँ मीटर है कि सेंटीमीटर, वो भी देखो मीटर है, सो यू विल राइट मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्यों आया, बिकॉज देखो मैंने पहले ही बताया ये यहाँ से लैडर को पीछे खींचोगे तो लैडर जो है यहाँ वर्टिकल वॉल की हाइट y थी, लैडर पीछे जाने के बाद इसकी हाइट जो इतनी कम हो जाएगी यानी इतनी हो जाएगी, सो हाइट इज डिक्रीजिंग। सो ये माइनस shows that minus negative sign shows decrease in height of the wall therefore वापस से लिख दो dy by dt is equal to 0.9 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको लिखना, ये हो गया फाइनल आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डायग्राम आप बनाओगे, इसमें जो वर्टिकल वॉल है उसको y ले लेना, जो यहाँ पर ज़मीन है उसको x ले लेना, लैडर 10 मीटर दिया हुआ है, इनका जो रिलेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता ही है। यहाँ पर सब पहले आपको बताना है कि आपने लैडर का नाम ए बी रखा है, वर्टिकल वॉल का नाम ए सी रखा है। इस तरह से जो गिवन वैल्यूज लिखो, ये पाइथागोरस थ्योरम में अगर x की वैल्यू 6 है तो y आप यहाँ पर निकाल सकते हो 8, इसको डिफरेंशिएट करो, सब वैल्यू रखो, आपको अपने आप मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड होलो कोन, देखो होलो कोन और इन्वर्टेड है तो आप पहले कोन का इस तरह से डायग्राम बनाओ। इस तरह से कोन होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, तो ये देखो ये कोन मैंने उल्टा इन्वर्टेड बना दिया। होलो मतलब खाली है, इसके अंदर कुछ भर सकते हैं। हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। देखो आपको पता ही है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं और यहाँ से एक वर्टिकल हाइट आता है, दिस इज h, दिस इज l, दिस इज r। 10th स्टैंडर्ड में आपने इतना सीखा है किसी भी कोन के लिए। ओके, इफ इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल देखो फुल एंगल होगा तो ये फुल एंगल है, फुल एंगल, और सेमी मतलब आधा, आधा वर्टिकल एंगल मतलब इसके बाद यहाँ पर हम ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं। दिस इज गिवन 30 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल, सो दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलॉन्ग द एक्सिस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेमी पर सेकेंड। डेप्थ मतलब क्या है, देखो यहाँ से यहाँ जो हाइट है उस हाइट को ही डेप्थ बोला है। हाइट मतलब ऊंचाई होती है और डेप्थ मतलब गहराई, तो यहाँ ये जो हाइट है दैट इज ओनली डेप्थ। अब ये जो डेप्थ दिया है, डेप्थ इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो डेप्थ है यानी h है, h इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ कितना दिया है देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग, find the rate at which volume of the water is increasing when the depth is 2 centimeter। when depth मतलब ये हाइट जब 2 सेंटीमीटर होगा तो हमें dv by dt निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आप अच्छे से समझते हो, वैसे देखने में तो बहुत हार्ड लगेगा आपको, dv by dt फाइंड करना है। तो ये फिगर बनाना और इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना और कुछ बेसिक बातें लिखना कि लेट r L H be the radius, slant height and depth of inverted vertical cone। जो भी दिया था उसके बारे में इस तरह से लिख दो पहले बेसिक चीज़ें, और ये जो दिया था वो लिखो। हाँ, गिवन दैट। अब क्या करेंगे देखो खुद से, देखो ये कोन जो होता है ना उसका वॉल्यूम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वी हैव वॉल्यूम ऑफ कोन, ध्यान से देखना 10th का ही है सब कुछ। वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 10th में सीखा था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, बट ये डिफ्रेंशिएट करने के पहले यहाँ r और h दो क्वांटिटी दिए तो दोनों का रिलेशन निकाल लेना चाहिए। कैसे आएगा रिलेशन,
देखो आर और एच का अगर मुझे रिलेशन चाहिए, यहाँ पर और कुछ वैल्यू दी है क्या, देखते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है और व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डेप्थ यानी ये H2 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है ना, ये R और H दो क्वांटिटी दोनों वेरिएबल है, तो हम जब डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो R H में से एक ही रहना चाहिए, तो किसी एक को हम ना चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर हम tan 30 करते हैं, tan ऑफ दिस एंगल, सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ जाता है। क्या आ जाएगा, अपोजिट R अपॉन एडजेसेंट H, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब tan 30 क्या होता है, याद करो tan 30 क्या था, 1/√3 था, tan 30 1/√3। R वैल्यू तो R है और H तो H ही रखो। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हमें H की वैल्यू दी हुई है ना, इसलिए R को रिप्लेस कर दे। सो कैसे आ जाएगा, R H × 1 H/√3। सो इस तरह से आपने R और H का रिलेशन निकाला। मुझे क्या करना है, R को रिप्लेस करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, अब आगे करते हैं फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 ये चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब ये R स्क्वायर था, R की जगह पर H/√3 रखो और उसका स्क्वायर था, ओके, इनटू क्या था, H। अब 1 and 2 से हमने ये कर दिया, ओके, पाई R स्क्वायर H वैल्यू रख दी। अब वॉल्यूम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये √3 और ये मिलके क्या जाएगा, पाई/3 √3। अच्छा, ये √3 का स्क्वायर भी है, ओके, सो √3 स्क्वायर 3 3 3 ज़ा 9, ओके, पाई, और H स्क्वायर और H मिलके H³। अब आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, बिकॉज dv/dt निकालना है ना, इसकी वजह से। सो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू पाई/9 कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखो, H³ का क्या आ जाएगा 3H², फिर dH/dt, क्योंकि t के बदले h है ना, इसलिए। अब सब सॉल्व करो, जो वैल्यू है वैल्यू रखो और सॉल्व करो, 3 3 ज़ा 9, सो ये आ गया पाई/3 H²। अच्छा देखो, H की वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दी है, यू कैन यूज़ H² और dH/dt भी यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये। सो आपको dV/dt मिल गया 2 स्क्वायर 4 × 1 4 और पाई/3। वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड करना, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इस तरह से होगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखोगे आप, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस आए हैं, पिछले साल तक ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर आपको कंसेप्ट आता है, ज्योमेट्री 10th का बेसिक, ओके, लास्ट वाले चैप्टर, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था टू ज्योमेट्री था, आपने टेंजेंट का देखा, नॉर्मल का देखा, अब ये पूरा ज्योमेट्री में अलग अलग जो शेप है, कोन है वगैरह, स्फीयर है, वो हमने क्वेश्चंस देखे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हुआ, इसके साथ एक्सरसाइज 2.1 भी फिनिश हुआ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिनिश हो गया 2.1 एक्सरसाइज। जैसे कि आप जानते हो, मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर 4 एक्सरसाइज है, पहला खत्म हो गया, 3 एक्सरसाइज बचे हैं, सेकंड वाले में अप्रॉक्सीमेशन है। आपको अगर वो पहले से ही एडवांस में अगर जानना है तो मेरा पार्ट 1 बेसिक जरूर देखें, जिसमें मैंने सब सिनॉप्सिस बताए पूरे चैप्टर के। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 देख के रखो, जिसकी वजह से 2.2 आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको पहले से आइडिया आ जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्सीमेशन में। स्टूडेंट्स, बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ही टाइम निकाल के मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत से बच्चे जो अभी पीछे चल रहे हैं, या तो फिर वो रिलैक्स हो गए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ो, डेली मेरे साथ चलो, कंप्लीट करके रखो सब कुछ, ठीक है। और ये सारे लेक्चर्स जो है अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब तो करके ही रखो, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करो, उनको बताओ ये सीरीज चालू है, सीरीज से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।